केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा आयोजित इस शिविर के लिए सभी साहब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। अजय संखवेल साहब, सिंह साहब को कि उन्होंने कार्यक्रम आयोजित करवाया और हमको मौका दिया कि हम आप सभी किसान भाइयों के साथ रूबरू हो सकें और किसान और अफीम के बारे में कुछ चर्चा कर सकें। किसान भाइयों, हम एक सामान्य सी बात करें तो अगर खेती की बात करें तो खेती कोई नई चीज़ नहीं है। खेती हमारे बाप दादा भी करते आए, हम भी करते हैं और आने वाली जनरेशन जो है, आने वाली पीढ़ी वो भी करते हैं, ठीक है ना। अब अफीम की खेती और दूसरे गेहूँ मक्का की खेती में कुछ अंतर होता है, ये बात हमको समझने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात हम सिद्ध हो चुकी है और समझने की बात है कि अगर हम वैज्ञानिक तरीके से ही खेती करेंगे, उन्नत खेती तरीके से, तो ही हमको अधिक लाभ प्राप्त होगा, चाहे कोई भी फसल है। आज तो हम अफीम पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी दलहनी तलहनी या कोई भी फसल कृषि कार्य में लगे, जब तक हम उन्नत तकनीक नहीं अपनाएंगे, मशीनीकरण की ओर नहीं जाएंगे, हमको खेती में लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है। जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान, तब हमारे यहाँ पे अनाज की कमी थी, गेहूँ की, चावल की, तो हमको विदेशी देशों से हमको आयात करना पड़ता था गेहूँ। वो लाल गेहूँ हमको बेचते थे, जो गेहूँ वो नहीं खाते थे विदेश वाले, वो हमको यहाँ पे हम उसको आयात करते थे। धीरे धीरे कृषि में क्रांति आई, तकनीक विकसित हुई, हरित क्रांति हुई, गेहूँ का उत्पादन बढ़ा, ऐसी किस्में विकसित हुई, धान का चावल का उत्पादन बढ़ा। गेहूँ ऐसे क्षेत्र में बोया जाने लगा जहाँ पहले नहीं बोया जाता था। इसी तरीके से चावल ऐसे क्षेत्रों में बोया जाने लगा जहाँ पहले नहीं बोया जाता। यानी कृषि के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आया। तो परिवर्तन किस वजह से आया? जो कृषि के मुख्य आधार बिंदु है बीज, जैसे हम बीज की बात करते हैं कि भाई उन्नत बीज होना चाहिए, गुणवत्ता युक्त बीज होना चाहिए। बीज सबसे बड़ी दूरी होती है। अगर अच्छा बीज होगा तो आप कोई भी फसल ले, कम से कम 35 से 40% तक उन्नत बीज के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। बीज के बाद जो समय पे जो खाद रसायन होते हैं, पानी होता है, दवाई होती है, उन सब चीज़ों का अपना अपना योगदान होता है किसी भी फसल के उत्पादन को बढ़ाने में। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है। अब अगर हम जनरल बात करें अफीम के ऊपर, आज हम केंद्रित करेंगे हमारी चर्चा। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैज्ञानिक बंधु हैं, श्रीमान डॉक्टर बुनकर साहब हैं, जो ये बीमारियों के प्रति जिनका बहुत लंबा अनुभव है, 25 साल का अनुभव है। ये अलग अलग बीमारियां जो अलग फसलों में लगती है उसके ऊपर अनुसंधान करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हैं पाड़ीवाल साहब है, जिनको अफीम के ऊपर 25-30 साल का इनकी नौकरी की शुरुआत भी अफीम से ही हुई थी, और ये पहले आदमी हमारे विश्वविद्यालय में जो रिटायर भी अफीम परियोजना से ही होंगे। और इनका कीट के ऊपर जो अलग अलग कीट लगते हैं अफीम के ऊपर, डोडा की जो लत लगती है या दूसरी मोइला एफिड वगैरह लगते हैं, उसके अलावा अफीम के बारे में सारी जानकारी हम आपको देंगे। और एक बार जब हम आपको अपनी जानकारी दे दें, उसके बाद आपसे प्रश्न भी लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी प्रश्न है उनका निदान करने की हम कोशिश करेंगे। अब अफीम की फसल किसान भाई हमारे यहाँ की फसल नहीं है। ये पहले विदेश में उगाई जाती थी। स्विट्जरलैंड के अंदर जो एक राष्ट्र है, वहाँ पे खाद्य फसल के रूप में भी काम में ली जाती थी, ठीक है। उसके बाद यूनान के रास्ते होके ये अफीम हमारे देश में आई और हमारे देश में उगाने लगे। 7वीं सदी के अंदर से अफीम की खेती हिंदुस्तान के अंदर की जा रही है और 13वीं सदी से व्यापारिक रूप से इसकी खेती किसान भाई करने लगे। उसके बाद 1773 में जो लॉर्ड वायसराय हेस्टिंग थे, उन्होंने इसको सरकारी नियंत्रण में लिया। यानी जो अफीम की खेती सरकारी नियंत्रण में आई है, ये 1773 के बाद से आई है। और उस टाइम इलाहाबाद, लोध, आगरा, अजमेर, मालवा, ये वाला कुछ क्षेत्र था जहाँ अफीम की खेती होती थी। धीरे धीरे अब जगह सीमित हो गई है। हमारे यहाँ होती है, यहाँ एमपी में मंदसौर, नीमच में होती है, फैजाबाद में होती है, उत्तर प्रदेश में। अब अफीम के एरिया निर्धारित किए गए और सरकार उस अनुसार पट्टे देती है और किसान भाई उगाते हैं। तो अफीम की अगर हम बात करें तो जो अफीम होती है, उसके अलावा जो इसका जो बीज होता है, खसखस होता है, वो इतना पौष्टिक होता है कि अगर हम उसका सेवन करें तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक की समस्या होती है, उसका अगर हम सेवन करें तो हार्ट में भी हमको आराम मिलता है, हार्ट संबंधित जो बीमारियाँ होती है। उसके अलावा इसके जो दाने होते हैं, उसके अंदर तेल की मात्रा भी होती है 48 से 52% तक। तो विदेश में तो कई जगह इसका तेल भी काम में लिया जा सकता है, पर हमारे यहाँ तो इसका उपयोग सीमित मात्रा में होता है, जो हमको पता है किस रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। अब जलवायु की बात करें कि भाई अफीम के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त रहती है, तो इसमें हमको एक चीज़ समझने की बात है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो तो वो अफीम की फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। हल्की कोहरे वाली जो रात हो, हल्की बारिश हो और कोहरा वाला हो, तो वो जो समय होता है अफीम की पैदावार और वृद्धि और बढ़वाल के लिए
सबसे उत्तम पाया गया है। ठीक है ना। तो उस समय का अगर हमको ऐसा वातावरण मिले तो वो जो है अफीम की वृद्धि देती है, फसल को वृद्धि देती है और अल्टीमेटली हमको इसका उत्पादन बढ़ता है। अब अगर हम भूमि की बात करें तो अफीम किस भूमि में उगाई जाती है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा किसान भाइयों से कि अपने ज़मीन का परीक्षण कराएं। ठीक है, जिसको कहते हैं सॉइल हेल्थ टेस्टिंग। आजकल हर जिले के ऊपर, तहसील के ऊपर भी ये प्रयोगशाला बनी हुई है, मिट्टी के अपने परीक्षण करते हैं। अपने खेत से 4-5 जगह से मिट्टी इकट्ठी करके उसको वहाँ ले जाए और वहाँ उसका वो परीक्षण करते हैं। उस परीक्षण में ये पता पड़ता है कि भाई इसमें नाइट्रोजन कितनी है, कितनी कमी है, कितना और देने की ज़रूरत है, फॉस्फोरस की ज़रूरत है, पोटेशियम की है या नहीं। तो हमको ऐसा नहीं है, हर एक की अपनी अपनी ज़रूरत होती है। जैसे हम इंसानों में भी अपना शरीर होता है, हर एक का सब भिन्न भिन्न होते हैं और जो उसके अनुरूप फिर जैसे डॉक्टर ने कहा कि भाई बुखार आ रहा है किसी को तो दिन की 2 गोली लेनी है पैरासीटामोल, और अगर हमने 3 ले ली, 4 ले ली तो वो हमको फायदा नहीं करेगी, उल्टा नुकसान करेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपने जमीन का, मिट्टी का परीक्षण कराएं, उससे पता करें किस तत्व की कमी है, किस पोषक तत्व की, न्यूट्रिएंट की कमी है और उसके अनुरूप ही खेत के अंदर अपना खाद और फर्टिलाइजर का हम उपयोग कर सकते हैं। ये बात हमको समझने की जरूरत है। एक सामान्य सी बात है, पंजाब में जहाँ से हरित क्रांति हुई थी, आप देखेंगे कि पंजाब की ज़मीन में अब इतना खाद डाल दिया, इतना फर्टिलाइजर, उर्वरक, रसायन का उपयोग डाल दिया करने लगे कि वहाँ की ज़मीन अब जहर जैसी हो गई है। और वहाँ के उसकी वजह से कि लोगों में कई जगह कैंसर जैसी बीमारियाँ फैल रही है। एक ट्रेन चलती है, बीकानेर में आती है पंजाब से, उसका ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है, क्योंकि उसमें सारे जो पेशेंट हैं वो कैंसर वाले होते हैं। वो क्यों? क्योंकि ज़मीन में हमने इतना ज़्यादा मात्रा में रसायन उर्वरक का प्रयोग बढ़ा दिया कि वो जो उससे जो उत्पाद बढ़ते हैं खेती के, हम उसको खाते हैं तो हमारे शरीर में वो विष का काम करते हैं, जहर का। तो हमको हरित क्रांति से फायदा तो हुआ पंजाब में और दूसरे सब जगह, लेकिन उसके बाद जो अंधाधुंध ये प्रयोग हो रहे हैं तो इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। सीमित मात्रा में, जहाँ जितनी मात्रा में आवश्यक हो उसी मात्रा में हमको इसके डालना चाहिए, उर्वरक और रसायन। अब अगर इसके लिए सबसे अफीम की खेती में हमको ध्यान देना है कि जो पीएच है 7 से 7.5 होना चाहिए पीएच, और भरी हुई ज़मीन नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं पड़ना चाहिए उसके अंदर, बिल्कुल समतल ढलान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी क्यारी के अंदर अफीम में पानी भर गया तो उससे क्या फसल को नुकसान होता है। अब फसल चक्र की बात करें कि हम क्या क्या फसल ले सकते हैं। हमारा ये मेवाड़ का क्षेत्र है, हमारा वो खुद काठमंडी कोई रेवा वालों पड़ोस में आपा के, तो आपको कोई भी प्रश्न समस्या हो बाद में हमारे नंबर भी ले लेना। आप कभी भी उदयपुर पधार सकते हो या हम आपके खेत पे आ सकते हैं। जो भी दिक्कत हो आप फ़ोन से भी अपना फोटो भेज सकते हैं, कोई बीमारी का, तो हमारे डॉक्टर साहब है या हम लोग उसका निदान करने की कोशिश कर सकते हैं। अब फसल चक्र की बात करें तो अपने जैसे मेवाड़ की मुख्य फसल मक्का है, तो हम मक्का के बाद अफीम की फसल ले सकते हैं। ठीक है, ज्वार उगा सकते हैं खरीफ में, ज्वार के बाद ले सकते हैं, सोयाबीन के खरीफ में लेके फिर अफीम ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं, मूंग लेते हैं। ये कुछ फसलें जो हम फसल चक्र के रूप में ले सकते हैं। और लहसुन की फसल भी अगर हम ले सकते हैं साथ में तो उससे भी कोई नुकसान नहीं है, उल्टा उससे उपज में वृद्धि होती है। अब बुआई के समय की बात आती है। सबसे महत्वपूर्ण समय हम कोई भी खेती करें फसल की बुआई का होता है। वैज्ञानिक परीक्षण से जो अलग अलग जगह अनुसंधान हुए, हमारे यहाँ भी हुए और राष्ट्र में दूसरी जगह एमपी में मंदसौर में जहाँ अफीम की रिसर्च होती है वहाँ हुए, उदयपुर में हुए, उत्तर प्रदेश फैजाबाद हुए। तो ये पाया गया कि अक्टूबर का अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह के बीच अगर हम अफीम की बुआई करते हैं तो हमको अधिक उत्पादन मिलता है, अधिक लाभ मिलता है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर हम लेट बुआई करेंगे तो जो अफीम में चीरा लगाने का टाइम आएगा जब गर्मी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से हमको अफीम कम मात्रा में उपलब्ध होगी। और पहले बुआई कर देंगे जल्दी तो वो भी गलत है, क्योंकि ठंड का समय होता है बहुत ज़्यादा, तो उस समय भी हमको विपरीत असर पड़ता है। तो जैसे मैंने कहा आप कृपया ध्यान दीजिए कि अक्टूबर का अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह तक अफीम की बुआई करनी चाहिए। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है और अगर इस समय हम बुआई करेंगे तो हमको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अब खेत की तैयारी की बात कर रहे हैं तो खेत की तैयारी पे हमको ध्यान रखना है कि जुताई करके पाटा जरूर चलाना है, जिससे उसकी नमी हो संरक्षित रह जाए और मिट्टी अच्छी भुरभुरी हो जाए, बिल्कुल अच्छी बारीक मिट्टी हो जाए, और तभी उसकी खेत की तैयारी करें। और बुआई, इसकी खेत की तैयारी के बाद बुआई के पहले 15 से 20 टन जो अपने गोबर की खाद है अच्छी सड़ी हुई 1 हेक्टर के हिसाब से, ये मैं आपको जो डोज बता रहा हूँ 1 हेक्टर के हिसाब से बता रहा हूँ, और अपने 10 हारी के इस अनुपात में हम कम कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको एक पेम्पलेट देंगे, उसमें 20 हारी के हिसाब से हर चीज़ की हमने गणना कर रखी है।
कि 20 आरी के क्षेत्र में इतना खाद पड़ेगा, इतना यूरिया पड़ेगा, इतना डीएपी पड़ेगा, इतनी दवाई पड़ेगी, वो इस कार्यक्रम के बाद आपको दे दिया जाएगा। तो उसके अनुसार आप 20 आरी के हिसाब से 10 आरी का आधा करके आप निकाल। तो हमको ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसी अच्छी सी मिट्टी अच्छे से तैयार हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई उसमें कण रह जाए या कोई पत्थर के टुकड़े रह जाए, बिल्कुल अच्छे से हमको जमीन को उन्हीं की तैयारी करनी है। अब बीज की मात्रा की बात करें तो 1 हेक्टेयर में 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत पड़ती है बुआई के लिए, अफीम के लिए। ज़्यादा मात्रा में बीज जाने का भी कोई अर्थ नहीं होता है और कम मात्रा में बीज होने का भी कोई अर्थ नहीं होता है। जो चीज़ अनुपात में जो बताई गई है उसी हिसाब से हमको इसको काम में लेना चाहिए। अब जैसे हमने देखा कि कई बीमारियां ऐसी लगती है, काली मस्सी, कोडिया, ये मुख्य रोग है। तो अगर हम इसका बीजोपचार करें यानी बुआई के पहले बीज में दवाई, तो एप्रन पेजिस एस दवाई आती है जो 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से अगर हम बीज को उपचारित करेंगे, या फिर मैंकोजेब आती है 4 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपचारित करके बोएंगे, तो आने वाले समय में जो बीमारियां हैं वो कम लगती है और उस पर हम नियंत्रण काफ़ी हद तक कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगा कि आप वही करें, उसके पहले बीज उपचार जरूर करें, तभी जाके हमको आने वाले समय में फसल में आराम पड़ेगा। उसके अलावा जो अगर कोई बीमारी का पौधा हो गया, काली मस्सी का, कोडिया का, तो हमको उस पौधे का लालच नहीं करना है, उसको हमारे खेत से निकाल के नष्ट कर देना है। उसको ऐसे नहीं खेत में रहने दिया या मेड़ पे डाल दिया। ऐसा अगर हम करेंगे कि मेड़ पे डाल दिया, खेत में रहने दिया, तो बीमारी बढ़ेगी एक पौधे से दूसरे पौधे है। अधिकतर जगह हम भी किसानों के खेत में भ्रमण करते हैं तो ये देखा गया कि किसान बीमारी वाले जो रोगग्रस्त पौधे होते हैं उनको निकालते नहीं है, खेत में लगे रहने देते हैं। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस तरह का कोई पौधा हो जो बीमारी ग्रस्त है तो आपको उसको तुरंत खेत से निकाल के नष्ट कर देना चाहिए। हमारे खेत में उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बुआई की विधि प्राय आमतौर पर ये देखा गया है हमारे इस क्षेत्र में, जो मेवाड़ का क्षेत्र है, दूसरा कि 2 तरह से बुआई विधि होती है। एक तो छिड़काव वाला तरीका है और एक जो होता है कतार से कतार बुआई का। तो वैज्ञानिक तरीके की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं कि कतार से कतार यानी एक कतार से दूसरी कतार की 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है, और एक पौधे से दूसरे पौधे की 10 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ये तार्किक रूप से बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। लेकिन आमतौर पर ये देखा है कि किसान छिड़काव विधि से ही बुआई करते हैं। तो कतार से कतार बोने में क्या फायदा है? एक तो अफीम के चीरा लगाने में आसानी रहती है, अफीम लूने में आसानी रहती है, खरपतवार नियंत्रण में आसानी रहती है, पानी पिलाने में आसानी रहती है, खरपतवार कम होते हैं। और जो छिड़काव विधि से हम बोलते हैं तो उसमें कोई पौधे का वो नहीं रहता है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में एक जगह पौधे इकट्ठे हो जाते हैं। अगर हम बिल्कुल तरीके से वही करें, कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर और 20 रखें, तो लगभग 1 हेक्टेयर में 3,30,000 पौधों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। लेकिन ये देखा गया है कि किसान अगर छिड़काव विधि से करते हैं तो ज़्यादा पौधे हो जाते हैं और वो अल्टीमेटली हमको फ़ायदा नहीं देता है, उससे उत्पादन घटता ही है। हम सोचते हैं कि हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है इस दिशा में। खाद की बात करें अपन, जो उर्वरक की बात करें, तो इसमें हमको देखने की ज़रूरत है कि नाइट्रोजन है जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ती है हमको, और फॉस्फोरस है 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके साथ जो पोटेशियम होती है वो भी 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें पाया गया कि जो आजकल वर्मी कंपोस्ट चल रहा है उसका आप प्रयोग करें तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और वर्मी कंपोस्ट के कई हमने भी परीक्षण किए और ये पाया गया कि वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग या गोबर की खाद का प्रयोग, इसके प्रयोग से जो हमारा उत्पादन है इसमें अफीम में बढ़ोतरी होती है। तो हम आप सबको यही निवेदन करें कि जो आप उर्वरक काम में ले रहे हैं उसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का भी उपयोग करें, तो हमको क्या है कि इसमें अच्छा फायदा मिल सकता है। अब सिंचाई की बात करें तो बुआई के बाद तुरंत हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुल मिला के अगर हल्की मिट्टी होती है तो आपको 10 से 12 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और भारी मिट्टी होती है तो 8 से 10 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। ज़्यादा अगर हमने सिंचाई कर दी तो जो मिट्टी है वो बीज को ढक देती है, तो अंकुरन में दिक्कत होती है। तो पहली सिंचाई के बाद आपको ध्यान रखना चाहिए 4-5 दिन बाद वापस सिंचाई कर दे ज़रूरत के हिसाब से। और इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि 4 से 5 मीटर लंबी जो है वो हमको क्यारी बनानी है और 2.5 से 3 मीटर चौड़ी क्यारी बनानी है। तो और उसके अंदर बुआई करनी है, तो क्या है कि उससे हर हिसाब से हमको फायदा होगा, पानी देने में भी आसानी रहेगी, खरपतवार नियंत्रण में भी आसानी रहेगी और हमको इससे आशातीत लाभ होंगे। और जहाँ तक सिंचाई की बात है, हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हम चिराई का काम शुरू करते हैं उसके पहले भी एक बार हम पानी देते हैं और 2 चिराई के बाद हमको
करने के बाद वापस सिंचाई करनी चाहिए। और जब सारी चिरई पूरी हो जाए 3 से 5 चिरई जो, उसके बाद भी एक बार हमको पानी देना चाहिए। तो उससे क्या जो बाद में बीज बनता है उसमें हमको अच्छा फायदा होता है, अच्छा बीज तैयार होता है और उससे बीज की उपज भी अच्छी होती है। ये हमको इसमें समझने की बात है। अब खरपतवार नियंत्रण की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन है, इन 3 अवस्था में हमको निराई गुड़ाई अच्छे से करनी चाहिए और खरपतवार बिल्कुल निकाल देना चाहिए। बुआई के बाद और अंकुरन के पूर्व आइसोप्रोटोलॉन नाम की दवाई आती है खरपतवार नाशक, जो अंकुरन के पूर्व हम उसको डाल सकते हैं बुआई के तुरंत बाद। तो उससे क्या होता है कि आने वाले समय में जो खरपतवार है वो कम मात्रा में हमारे खेत में लगते हैं। ये हमको इस चीज़ की ओर समझने की जरूरत है। अब जो हमने प्राय देखा गया है कि पाले की समस्या सबसे ज़्यादा होती है, तो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से 0.1 गंधक का हम इस्तेमाल करें, स्प्रे करें अगर अफीम के खेत में, तो पाले से बच सकते हैं। या फिर पाला पड़ रहा हो या उसके पहले हमको संभावना लग रही है तो हम एक सिंचाई करते हैं, उससे फ़ायदा होता है। या फिर जो मेड़ होती है क्यारी, उस पर अगर अपन भुआ करें जो हम समय तौर पर करते हैं, ये नई बात कुछ नहीं है उसमें, तो वो भी करें तो उससे हमको पाले में लाभ हो सकता है। पाला का जो असर होता है, नुकसान होता है, वो कम होगा। ये हमको ध्यान देने की जरूरत है। अब चीरे लगाने का काम जो अपना सबसे महत्वपूर्ण काम है, तो आप सभी को पता है और जिसको जानकारी में नहीं है मैं और बताना चाहूँगा अपनी तरफ से कि चीरा लगाने का काम दोपहर में 3 बजे बाद हमको करना चाहिए, ठीक है। और 3 से 4 नश्तर वाला वो चाकू काम में लेना चाहिए और उसको सीधा चीरा लगाने की वजह हल्का सा कीड़ा लगाना चाहिए, जिससे कि सारी कोशिकाएं है उसमें कट लग जाता है और अच्छे मात्रा में हमको अफीम मिलती है। और अगले दिन सुबह हम जो अफीम लूने का काम करते हैं, तो सुबह के टाइम में क्या होता है कि आर्द्रता ज़्यादा होती है वातावरण में और नमी कम होती है, तो सुबह के टाइम हमको अफीम अच्छी मात्रा में हम उसको इकट्ठे कर सकते हैं। तो ये सब, और अगर गर्म हवा चल रही हो या बारिश का मौसम हो, बारिश हो रही हो, तो उससे हमको अफीम लूने में दिक्कत होती है और नुकसान होता है। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि चिरई का काम समय पे करना चाहिए, बुआई का काम समय पे करना चाहिए, जिससे आगे हर स्टेज पे, हर परीक्षण की अवस्था में हमको कहीं नुकसान नहीं और अच्छा फायदा हम प्राप्त कर सकें। अब जैसे किस्में की बात होती है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, आप कोई भी फसल की खेती करें, अफीम की भी अपन बात करते हैं, हम बोलते हैं उन्नत किस्म काम में लेनी चाहिए, ठीक है। हमारे जो उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, इसमें अफीम के ऊपर अनुसंधान हो रहा है। और अभी 6 महीने पहले ही अयोध्या में जो वर्कशॉप थी, कार्यशाला हुई थी हमारे औषधि पौधों की, जिसके अंतर्गत ये हमारा आता है अखिल भारतीय औषधि एवं सुगंधी पौध अनुसंधान परियोजना। हमने अफीम के ऊपर परीक्षण किया और 6 साल तक राष्ट्रीय स्तर पर उसका परीक्षण किया गया। पहले तो क्या कोई भी किस्म तैयार करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन में तैयार हो जाती है, 7-8 साल तक उसका परीक्षण चलता है और वो कोडेड होता है, यानी हमको भी नहीं पता होता है कि खेत में हमने बो रखा है वो क्या किस्म है, कौन सा बीज है। वो परीक्षण राष्ट्र में 3 जगह हुआ, जहाँ जहाँ अफीम होती है, फैजाबाद जहाँ होती है वहाँ पे हुआ, उदयपुर में हुआ, मंदसौर, नीमच जहाँ होती है वहाँ पे उसका परीक्षण किया गया। अलग अलग जो होता है, अलग अलग जरफला, अलग अलग बीज होता है, वो बोके, और उसमें पाया गया कि हमारे यहाँ उदयपुर से जो विकसित की गई किस्म है चेटक अफीम, वो परीक्षण में 6 साल तक सर्वश्रेष्ठ रूप से पाई गई, उसका उत्पादन सबसे अच्छा मिला, तो राष्ट्रीय स्तर पे उसको अनुमोदित किया गया। अब हालांकि जब तक उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं होता, अब उसका प्रस्ताव बना के हम भारत सरकार को भेजेंगे नई दिल्ली में, और फिर अगर वो गजट नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद हम किसान भाइयों को भी उसका बीज उपलब्ध करा सकते हैं। उसके अलावा भी हम डिमोन्स्ट्रेशन के तौर पे, हम प्रदर्शन के तौर पे किसान भाई हमारे यहाँ से उसका बीज ले जाते हैं, हम 4-5 साल से दे रहे हैं। हम कहीं नहीं जाते किसी के खेत पे, किसान भाई खुद चेटक अफीम अच्छा उपज दे रही है देख के खुद हमारे पास चल के आते हैं। अपने राजस्थान कहीं नहीं आते, नीमच, मंदसौर तक के किसान हमसे बीज ले जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश से भी किसान भाई हमारे संपर्क में है, उसने भी कहीं सुना कि साहब हमको भी थोड़ा बीज देना। तो हमने कहा चूँकि अभी गजट नोटिफिकेशन हुआ नहीं है तो हम बीज तो बेच सकते नहीं है, किसान भाइयों को दे सकते नहीं, बीज उत्पादन कार्यक्रम में आ नहीं सकता है अभी वो, जब तक गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ये सब प्रक्रिया, सरकारी प्रक्रिया होती है। तो उसके पहले हमने कहा डिमोन्स्ट्रेशन पे किसान भाइयों को थोड़ा बीज देते हैं। पर हम सबको एक ही बात कही हमने, पिछली बार डॉक्टर साहब कितना 40 दिए थे आपने, डॉक्टर साहब ने 40 किसान भाइयों को बीज उपलब्ध कराया था परीक्षण के तौर पर, थोड़ा थोड़ा। हमने ये बोला आपके 10 आरी का पट्टा है, आप अपना बीज बो, जो भी बो रहे हो, खाली एक आरी में या एक छोटी क्यारी में हमारा बीज भी ये लगा के आप बो के दे दो। अगर आपको लगे ये अच्छा है, आप जो अभी बीज बो रहे हो उसकी तुलना में ज़्यादा उपज दे रहा है, तो अगली बार आप ज़्यादा क्षेत्र में बोना, और आपको लगे कि भाई नहीं हमारे अनुकूल नहीं है तो आप मत बोना अगली बार। तो हमने इस तरीके से 40 किसान भाई हमारे यहाँ से ले गए, हमारे ऑफिस से बीज ले गए और हर साल ले जा रहे हैं। उसके पहले भी ले गए 30-35 किसान,
कोटा, झालावाड़, सब बेल्ट के, मीनार, वल्लभनगर, सब क्षेत्र के किसान आते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमको जागरूक होने की ज़रूरत है और हमको देखना चाहिए कहाँ हमको क्या उन्नत बीज बोए जिससे हमको अच्छा लाभ प्राप्त करें। फिर सबसे बड़ी बात आती है कि अगर हम वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो हमको जो अफीम है, अफीम का उत्पादन ज़्यादा होगा, बीज का उत्पादन ज़्यादा होगा, डोडा का उत्पादन हमको ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो सकता है। तो ये कोई एक खाली एक जादू की छड़ी टाइप नहीं है, इसको सब तरीके अपनाने पड़ते हैं। हमको बीज पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, पानी पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, बीमारी पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, डोडा लट पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, खाद पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो कृषि के क्षेत्र में, अफीम के क्षेत्र में अनुसंधान हुआ, 40 साल पहले 28 किलोग्राम प्रति हेक्टर अफीम की उपज मानी जाती थी, ठीक है, सरकारी पट्टे के लिए, और अब 58 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। तो यानी किसानों को उपज तो बढ़ी है। किसानों ने खेत में जो पहले अफीम बोते थे तब जो उत्पादन होता था 40 साल पहले, वो अब उसमें बढ़ोतरी हुई है, 28 से 58 किलोग्राम तक पहुंच गया है। तो ये सब किसका परिणाम है? किसान की मेहनत का परिणाम है। साथ में जो नई नई उन्नत तकनीक काम में ले रहा है, नई नई जो विधियाँ कृषि की हो रही है वो काम में ले रहा है, अच्छा बीज काम में ले रहा है, समय पे बुआई कर रहा है, खाद दे रहा है, दवाई डाल रहा है। तो ये सब चीज़ों की वजह से किसानों को उनके उत्पादन में फायदा हो रहा है। अब मैं डॉक्टर बुनकर साहब जो हमारे साथ हैं, जो सबसे बड़ी किसानों की समस्या बीमारी की होती है, उसके निदान के बारे में बताएंगे। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूँगा, कृपया के समय।